Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope you can see me and hear me very clearly. So please acknowledge in the chat box if you can see me and hear me clearly. All right. So, first of all, happy Makar Sankranti to all of you. And uh, great, great. All right. Thank you so much, guys. Very good evening. I'm really good. ठीक है, हम हिंदी में बात करेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है. I hope you people are very much new to this ecosystem, है ना? आप सब लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी डील करने वाला हूँ आपके इस पूरे बैच में प्रारंभ के अंदर, और उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे. आज हम इस सेशन को बहुत ही क्रिस्प, छोटा सा आधे घंटे के आसपास का सेशन रखेंगे, और उसके बाद जब हम आगे आने वाले समय में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली हम ज्योग्राफी के जितने भी नुएंसेस हैं, जितने भी निटी-ग्रिटीज़ हैं, छोटी-छोटी जितनी भी बातें हैं, उन सबको एक-एक करके डील करेंगे, राइट? तो एज़ आप सब लोगों को पता है कि टुडे इज़ द फेस्टिव डे एंड आई एम आल्सो फ्रॉम राजस्थान, एंड इन राजस्थान वी हैव अ वेरी बिग डे टुडे. So, in any case, we'll try to was not in a mood to skip this session. That's why I came up to see you. एंड इन फैक्ट आप सब लोग एक बात जानते हैं कि अगर आप सब लोग ये बोलेंगे कि दो बच्चे बोल रहे हैं सर इंग्लिश में बोलें, कुछ बोलेंगे कि सर हिंदी में बोलें, तो सर ये रहेंगे कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, है ना? तो आप लोगों को मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, बट हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, द मोमेंट जब जब भी आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट को डील करने लगेंगे, तब इवेंचुअली एट द एंड ऑफ दिस एंटायर लेग ऑफ ज्योग्राफी एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े. इसमें कोई दो राय नहीं है. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस फैक्ट. एंड आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक डेफिनेशन के ऊपर लेकर चलूंगा, और वो ये है, व्हाट एग्जैक्टली इज ज्योग्राफी. बिकॉज आप ये बात जानते हैं कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को पहले भी पढ़ा है, बट द वे यू पीपल हैव डेल्ट दिस सब्जेक्ट इन द पास्ट इन योर ग्रेजुएशन, eventually I am telling you one thing, that you haven't dealt that particular subject in the manner that the way I will deal with it, right? So yes, probably there might be a chance जहाँ पे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा difficult हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, बट मैं इतना जानता हूँ कि जब तक ये पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा. यू जस्ट हैव टू शो योर ट्रस्ट ऑन मी, एंड सिमिलरली आई हैव अ फुल फेथ ऑन यू पीपल दैट यू पीपल विल give me the selection, and that's what the major purpose we are here for, right? Thank you so much, guys. If you have seen me earlier, just giving you the quick acknowledgement that my name is Dipender Dhingra and I am into this ecosystem of UPSC for last 8 years. And if if you say that it will be my first batch, then you would be thoroughly wrong. This is my 87th batch of geography that I'm going to deal with you, right? ठीक है, तो मेरा 87वां बैच होगा जो मैं आप सब लोगों के साथ ज्योग्राफी डील करूंगा. और बस कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी मुझे इस क्लास के अंदर, वो ये है कि हम इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल हमारी पर्सनल घर की चैट के लिए नहीं करेंगे. कहीं कुछ ऐसा लगने लगे आपको कि आपका जन्मदिन है, आपके घर पे कोई फंक्शन है, तो मैं आपको विश करूं, दिस चैट इज़ नॉट फॉर दैट पर्पस. इवेंचुअली हम इतने समझदार, इतने मैच्योर हो गए हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, कि आपको ऑफिसर किट कब मिलेगा या आप कब तक इस पूरे के पूरे
इकोसिस्टम में डील कर पाएंगे। वो आपको धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप जब भी आप अपने इश्यूज रेज करेंगे वो आपको डील हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी विल यूज दिस चैट फॉर द एकेडमिक पर्पज ओनली। हमारा पर्पज यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स डील करना है। बिना एकेडमिक्स के इस पर्टिकुलर चैट का कोई भी औचित्य नहीं है। राइट, वॉइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय माय टीम, प्लीज एडजस्ट योर वॉल्यूम so that you can get along with the kind of things that I am telling you right now. ठीक है। हाँ जी, आई एम द वन हु इज टेकिंग क्लासेस इन दिल्ली ओनली राइट नाउ। आज मैं अपने सिर्फ फेस्टिवल के लिए घर आया था, तो घर से क्लास ले रहा हूँ, आप सब लोगों के बीच में हूँ। बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहता था और आप लोगों से मिलना चाहता था, इसलिए मैं ये सेशन स्किप भी नहीं करना चाहता था। राइट, तो चलिए, without wasting time, let's understand the concepts thoroughly, what exactly the geography is. और बिलीव मी, आपको 6 से लेके 10 तक की कोई एनसीईआरटी पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एनसीईआरटी वाला बुकलेट भी पढ़ेंगे, या आप सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11 12 पढ़ेंगे, या आप पीवाईक्यूज करेंगे ज्योग्राफी के, वो सब सोल्व हो जाएंगे। बस आपको मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा। पहले सेमेस्टर में ये नहीं होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए मैं आपको सिंपल सीधी भाषा में एक बात करता हूं, और वो यही है कि एक दिन में कोई भी चीज हासिल नहीं होगी। दिस इज द प्रोसेस। जब हम इस धरती पे भी आए हैं, तब आप एक बात समझिएगा, तब हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी। हमने धीरे धीरे साइकिल को चलाना सीखा। वो प्रोसेस का पार्ट था। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते गए वैसे वैसे हम सीखते गए, बड़े होते गए, आगे बढ़ते गए, और आज हम इस मुकाम पर हैं। ऐसे ही हम आज जब ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ना तुम्हें ज्योग्राफी बचपन से आती थी, ना मुझे बचपन से आती थी। हमने सिर्फ इसके ऊपर वर्क किया और आज हम यहाँ पर हैं। राइट, मैं वैसे आपको बता दूं, बाय एकेडमिक्स आई एम एन इंजीनियर, बट स्टिल आई एम इनटू दिस एंटायर इकोसिस्टम जस्ट बिकॉज डेस्टिनी वांटेड मी टू बी हियर। जो परमात्मा ने मेरे लिए लिखा, मैं वहां पे आप सब लोगों के सामने मौजूद हूँ, है ना। तो इस सब चीजों का सम्मान करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, अपनी जो कला है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो विजडम है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, चलिए नाउ और कौन सा पीडीएफ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जस्ट वेट फॉर द टाइम व्हेन माय क्लासेस विल बिगिन इन योर बैच। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, एंड इन दिस इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, लेट्स अंडरस्टैंड। So in this class what we are going to do is, तो agenda of the class, आज के अंदर हम देखेंगे what exactly geography is and how we are going to deal with this entire subject। देखिएगा, ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली ज्योग्राफी इज। एज यू पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ज्योग्राफी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। वो ये है, पहला होता है जियो एंड दूसरा होता है ग्रेफोस। राइट, जियो एंड ग्रेफोस, फेयर इनफ। और हमें पता है इस बात का कि जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्रेफोस मींस स्टडी। इवेंचुअली अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखूं, तो स्टडी लिखना सही नहीं है, वी कैन से सिस्टमेटिक स्टडी। तो द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी बिकम्स द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ। यहां तक हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है। इट इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अर्थ। बट इवेंचुअली वन थिंग दैट यू विल रिलेट टू इज, आप जब स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं या सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं अर्थ की, तब आप ये बात अपने जहन में बसाएं कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये भी बाकी के प्लैनेट्स जैसी ही होती, अगर इस धरती पर ह्यूमंस ना होते, अगर इस धरती पर लाइफ ना होती। इसके लिए एक बात आप समझें कि whenever we are trying to do this systematic study of earth, in this systematic study of earth, humans are an integral component। humans और लाइफ जो है, लाइफ इज एन इंटेग्रल कंपोनेंट, इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट। इस इसका मतलब ये है कि बिना ह्यूमंस के, बिना लाइफ के, ये धरती भी बाकी के प्लैनेट्स जैसी ही होती। बस इस धरती को अलग किसने बनाया? अलग बनाया इन ह्यूमंस ने। और इसी वजह से जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब हमें एक चीज तो हमेशा अपने दिमाग में रखनी होती है, और वो ये है कि बिना ह्यूमंस के इस ज्योग्राफी ऑफ, इस स्टडी ऑफ अर्थ को कंप्लीट करना एक आसान काम नहीं है। इसलिए जब भी हम
आपसे कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज ज्योग्राफी, देन द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी यू विल ऑलवेज से इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन, एज होम ऑफ मेन। मतलब हम जब भी अर्थ की स्टडी करेंगे तब उसके अंदर इंसान को एक कंपोनेंट, एक की इंटीग्रल कंपोनेंट मानकर चलेंगे। बिना इसको माने हम इस पर्टिकुलर अर्थ की स्टडी को नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम देखते हैं, कैसे हम जानकारी हासिल करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ इज geography is the study of earth as home of men. What does it indicate? It indicates that whenever we see this planet earth, जब हम इस planet earth को देखते हैं, whenever we see this planet earth, earth के अंदर दो major components हैं। one is the physical feature or physical landforms on this planet earth। फिजिकल फीचर्स का मतलब है जो हमें दिखाई देते हैं, धरती के एक ऐसे फीचर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें दिखाई देते हैं माउंटेन्स, हमें दिखाई देते हैं वैलीज, राइट, हमें दिखाई देते हैं डेजर्ट्स, हमें दिखाई देती हैं नदियां, रिवर्स। ये सारे क्या हैं? ये सारे इस धरती के फिजिकल फीचर्स हैं। देन इस धरती के ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, तो हम बोल रहे हैं ज्योग्राफी मींस द स्टडी ऑफ अर्थ। बट अर्थ हैज टू कंपोनेंट्स, one is the physical features, second is the human beings, human beings, right? Then हम कहते हैं कि चाहे हम जब भी स्टडी ऑफ अर्थ करेंगे तब हम हमेशा इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, बट साइमल्टेनियसली वी विल ऑल्सो टेक केयर ह्यूमंस एज वेल। व्हाई इज इट सो? जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट दैट ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, दीज ह्यूमन बींग्स हैव सोसाइटी। इन ह्यूमन बींग्स का कल्चर है। ये अपने अगर समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि चार लाइन भी अगर समझ में नहीं आई है तो थोड़ा फाइट है लाइफ में, है ना? सो समझिएगा, व्हाट आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन यू इज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब ये है, पहली बात, डोंट जज माय पेशेंस गाइस। अगर हम एक लाइन में ये बोल देंगे कि समझ में नहीं आया कि स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन, तब आप कैसे यूपीएससी क्लियर भी करेंगे? मतलब आई रियली वंडर। So don't let me go into that zone. Please understand one thing. I'm just trying to explain you what exactly is the definition of geography. The definition of geography is the study of earth as home of men. And whenever we see this earth को हम जब देखते हैं तो इस अर्थ के ऊपर हमें पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, ऐसे बहुत से फीचर्स दिखाई देते हैं। दूसरा, इस अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए उनमें सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो है ह्यूमन बींग्स। इसलिए मैंने यहाँ पे ह्यूमंस को रखा है। इसी कारण से हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो इस अर्थ के फिजिकल फीचर्स के साथ बहुत बेहतर तरीके से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि आप क्या आप अपने सराउंडिंग के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको प्रभावित करते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, हम करते हैं। हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले, अगर आपके सराउंडिंग में माउंटेन्स हैं तो आप उन माउंटेन्स में से माइनिंग करके रिसोर्सेज को निकाल लेते हैं। क्या मैं आपसे पूछूं कि जब आप नदियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप क्या उन्हें कंटेमिनेट कर रहे हैं? क्या आप नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या ह्यूमंस धरती के ऊपर जो नदियां बह रही हैं, जो पहाड़ हैं, जो रेगिस्तान है,
उनके साथ कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहा है? क्या ह्यूमंस अपने सराउंडिंग के फिजिकल फीचर्स को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करता है। बट एक बात बताएं, क्या ये माउंटेन्स, डेजर्ट और रिवर्स ह्यूमंस को प्रभावित करते हैं? जी हाँ सर, वो ह्यूमंस को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि क्या ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, अब आप फिजिकल फीचर्स पूछेंगे क्या होता है? फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में जब हम धरती को देखें तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आते हैं पहाड़, हमें नजर आते हैं नदियां, माउंटेन्स, हमें नजर आते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट्स और भी बहुत सारे, यानी कि प्लेन एरियाज। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं धरती के जो हमें नजर आते हैं। क्या ये सारे फिजिकल फीचर्स को ह्यूमंस इम्पैक्ट करते हैं? ह्यूमंस जो हैं, क्या वो इन्हें इम्पैक्ट करते हैं? जी हाँ सर, हम इन्हें इम्पैक्ट करते हैं। जब भी हम नदियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हम नदियों को कंटेमिनेट भी कर रहे हैं, हम नदियों को बचा भी रहे हैं। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ हम ये भी जानें कि जब हम किसी भी एरिया में रहते हैं तो वहां का फिजिकल फीचर ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी तो हमें इम्पैक्ट करता है। सर हाउ? ये वाला जो लिंक है ना सर, ये समझ में नहीं आया कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, और फिर मैं आपसे पूछूं हिमाचल प्रदेश, इन दोनों में पॉपुलेशन ज्यादा कहां पे है? आप कहेंगे सर यूपी बिहार की जो पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली हिमाचल प्रदेश से काफी ज्यादा है। पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की काफी ज्यादा है, बट हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्यों वहां पे ज्यादा लोग नहीं हैं? यूपी बिहार में ही ज्यादा लोग क्यों हैं? राइट, वो क्यों हैं? उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज द प्लेन एरिया। ये प्लेन्स हैं और ये जो हैं ये एक माउंटेनियस रीजन है। आप एक बात का जवाब दीजिएगा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, माउंटेन्स में रहना आसान है या प्लेन एरिया में? सर माउंटेन्स में एक दो दिन घूम के तो आ सकते हैं, बट रहना तो प्लेन में ही आसान है। इसी वजह से क्या हमारे सेटलमेंट को, कि हम कहाँ सेटल होंगे, क्या हमारे सेटलमेंट को माउंटेन्स ने प्रभावित किया? बिल्कुल सही बात है, सेटलमेंट को किसने प्रभावित किया? सर हमारे माउंटेन्स ने। अब एक बात बताओ, जो लोग हिमाचल के हैं और जो लोग प्लेन एरिया के हैं, क्या इनका कल्चर सेम है? नहीं सर, इनके कल्चर में भी डिफरेंस है। राइट, इसमें कल्चर में भी डिफरेंस है। तो अगर इनके कल्चर में भी डिफरेंस है तो इनका कल्चर किसने प्रभावित किया? सर वहां की ज्योग्राफी ने प्रभावित किया। जैसे हम राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं सर राजस्थान को रंगीला राजस्थान? सर इसलिए रंगीला राजस्थान कहते हैं क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अब अगर पूरा एरिया रेगिस्तान से घिरा हुआ है तो रेत का कलर तो सिर्फ एक ही है ना? वो आप जानते हैं डेजर्ट का कलर क्या होता है। तो यहाँ के लोगों को लगा कि नेचर ने अगर हमें एक लिमिटेशन दी, नेचर ने अगर हमें एक सीमा दी कि हम आपको कोई कलर नहीं दे रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि हम यहाँ की धरती पे अपने नए नए कलर्स को अपने कल्चर के माध्यम से, अपनी वेशभूषा के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से इसको अलग अलग तरीके से रंगने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो अब एक बात बताओ, क्यों हम ये नहीं मान रहे हैं अभी भी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो सारी की सारी चीजें किस पे निर्भर करती हैं? ज्योग्राफी पे निर्भर करती हैं। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आप एक बात बताइए कि क्या आपके एरिया में, अगर अगर आपके एरिया में नदी बह रही है, वहां की जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो फर्टाइल है, तो क्या आप वहां पे अच्छा एग्रीकल्चर नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है, अच्छा एग्रीकल्चर करेंगे। राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए
आपका आप ऐसे एरियाज में हैं जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो क्या वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी? इंडस्ट्री लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन। राहुल, आपने एकदम सही कहा, राइट। तो इफ इट इज डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी, और अगर हम स्टडी ऑफ अर्थ कर रहे हैं, तो क्या उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी एक कंपोनेंट नहीं होगा? डेफिनेटली यस, ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटीग्रल कंपोनेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद फिजिकल फीचर, बिल्कुल बिल्कुल यही बताने की कोशिश कर रहा था। स्टडी ऑफ अर्थ या स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ humans with with physical features of that area, with physical features of that area, हम features of that area, वहां पे हमारी ज्योग्राफी की लिमिट आती है। ये होती है ज्योग्राफी। अभी तक तो हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ते आए थे ना, कि ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हम अर्थ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये हमारा और इस धरती का एक रिलेशनशिप बताएगा, राइट। ये बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्या हम उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। सर, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्या हम उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि एक ऐसा भाग ज्योग्राफी का जो उस रीजन की इकोनॉमी को प्रभावित करता हो, क्या हम उसे पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, उसे पढ़ेंगे। तो ये है ज्योग्राफी का मेजर एस्पेक्ट। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए ये स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट एरिया है। इस धरती के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां पे नेचुरली इंसान नहीं रहते हैं। मतलब हम जाके आए हैं अंटार्कटिका में, बट नेचुरली जाके आए हैं, बट हम नेचुरली क्या हम वहां पे रहते हैं? नहीं, वहां पे हम नेचुरली तो नहीं है। इसलिए बच्चा, हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो क्या अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा जिसे हमें हर बार पढ़ना पड़ेगा? नहीं। अंटार्कटिका एक ऐसा जोन होगा जहां पे हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। जहां पे हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। हम स्टडी कहाँ करेंगे? हम स्टडी करेंगे अंटार्कटिका का वो भाग जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे आएगा। जब भी ये इम्पैक्ट ह्यूमन पर पहुंचेगा, तब हम अंटार्कटिका को पढ़ने पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंपल सीधी बात है, राइट। तो आप एक बात अपने जहन में बसा लीजिए कि अर्थ की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ men is geography, and whenever it is showcasing the relationship of फिजिकल फीचर्स विद ह्यूमन बींग्स, अर्थ वहीं पे उत्पन्न हो जाता है, अर्थ का वहीं पे स्टडी आ जाता है, राइट। तो ये एक बात है जो हमने समझनी है। अब यहां से एक चीज आपको ये जाननी है कि हम आगे आने वाले समय में कैसे इस पूरी तैयारी को करेंगे, क्योंकि इसको जानना ही आज की क्लास का मेजर मकसद है। ठीक है। जब भी हम ज्योग्राफी को डील करते हैं, तो ज्योग्राफी को डील करने के लिए हमारे पास 4-5 मेजर चीजें होनी चाहिए, जिससे हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा कि कैसे आप इस पूरे बैच के अंदर मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, मैंने ये बोला बच्चा एनिमल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां पे एनिमल्स है ना, वहां पे ह्यूमंस पहुंच ही जाता है। और हमारे ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना, अगर एनिमल्स यूपीएससी दे रहे होते तो वो ह्यूमंस की जगह एनिमल्स लिखते। ठीक है। चलिए, अब एक बात समझिएगा। सबसे पहले सेगमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, जहां पे वी विल ट्राई टू कवर बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी, बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी, जहां पे मैं आपको मोटा मोटी जो एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पे मैं 11th 12th की एनसीईआरटी को काउंट नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट काउंटिंग
बेसिक्स, जहाँ पे हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 6 to 10th की क्लास की एनसीईआरटी को डील करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद उसके बाद हम पहुंचेंगे एडवांस लेवल पे। फिर हम शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको मैपिंग के भी प्रोस्पेक्ट शेयर करूंगा, जहां पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात करेंगे, ठीक है। देन हम थर्ड सेगमेंट में पहुंचेंगे, जहां पे हमें बात करनी होगी स्पेसिफिकली इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो वी विल डील विद इंडियन ज्योग्राफी, कि भारत के अंदर क्या क्या है, राइट। तो आपको अगर ये भी नहीं पता कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो भी आप घबराइएगा नहीं, आप सही जगह पे हैं, कोई फाइट नहीं है। ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है, इसके अंदर हम बात करेंगे अर्थ का इंटीरियर क्या होता है, क्या यहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर जैसी कुछ चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसी ही सारी चीजें हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो दिस इज वन थिंग, राइट। देन इंडियन ज्योग्राफी के बाद जो मेजर अभी हमने बात समझी है, वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात आती है, तब हम कैसे इसको डील करने वाले हैं और क्या इसमें डील करने वाले हैं, वो समझिएगा। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ पे हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, राइट। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें जानकारी हासिल करनी होगी इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज जिस पे निर्भर होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली कितने रिसोर्सेज हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या है, कितनी है भारत की, और फिर उसका सेटलमेंट कैसे है। आजकल अगर आप देखें तो लार्जली लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें अर्बनाइजेशन को भी डील करना पड़ेगा। और जब सारे अर्बन सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वहां पे स्लम की दिक्कतें आने लगेंगी। ये एक मेजर एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा, एंड दैट्स हाउ वी विल डील विद दिस एंटायर सब्जेक्ट। तो इसमें हर सेमेस्टर के अंदर हमें बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करके सारी की सारी बातों को डील करना है। एंड अब जो दूसरा मेजर डाउट आता है कि सर इन क्लासेस को कैसे फॉलो करें और कैसे सोर्सेज के रूप में देखें। सोर्सेज के रूप में आप एक बात देखिएगा, सबसे पहले स्टडी द क्लास नोट्स। जो भी आपके क्लास नोट्स होंगे, चाहे जैसे वैसे तो मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज बोलता हूँ आई राइट हेयर दैट थिंग, मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें उसको यहीं पे लिख देता हूँ। तो आप सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ा करेंगे। उसके बाद आपका पहला सोर्स होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए कोई एक यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक कोई एक ऐसा जोन नहीं है, जो कि कोई किताब नहीं है जो पूरा यूपीएससी को केटर करती है, नहीं, राइट। तो एनसीईआरटी। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कौन से क्लास की, सर बेसिक्स के लिए हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे 6 to 10th की। और जब हम एडवांस में जाएंगे, तब हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे 11th एंड 12th की, ठीक है। इसके बाद थर्ड सोर्स क्या होगा, जो आपके पास एनसीईआरटी वाला की बुकलेट है, आप इनसे रिवाइज करेंगे। इनसे सारी एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएं, राइट। चलो बहुत अच्छा, अगर आपने 99 मार्क्स ज्योग्राफी में लिए तो आप मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर हम क्लास में साथ साथ करा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि प्रीलिम्स के होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेंस के होंगे। यहाँ पे मैं आपको आने वाले समय में जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तब इस जगह पे मैं आपके साथ
आंसर राइटिंग की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। यहाँ पे हम आंसर राइटिंग की भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया करेंगे, राइट। तो अब आज के बाद ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले क्लास खत्म होते ही अपने क्लास नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आप जाके देखेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी है। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो इनको फॉलो करें, एडवांस लेवल पे हैं तो इनको फॉलो करें। इसको करने के बाद एनसीईआरटी वाला से रिवाइज कर लिया। वो रिवाइज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के और मेंस के लगाएंगे। यहां से इतना अगर आप कर लेंगे तो बिलीव मी आपको कोई भी डाउट तो नहीं आएगा। आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको नहीं आएंगे आएंगे ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग बार बार एक ही बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे सर क्या पढूं, नोट्स कैसे बनाऊं, नोट्स कैसे नहीं बनाऊं। ये नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको अपनी क्लास के अंदर बहुत इत्मीनान से बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी वाला बुक आप रिवीजन के लिए रखिए, और एनसीईआरटी जो ओरिजिनल है उसे पढ़ना जरूरी होता है बेटा। और कैसे, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको फॉलो करना है तो एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, ठीक है। उसके साथ अगर आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है तो आप ये बात समझ के चलिएगा कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ पर्टिकुलर भागों के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जीसी लियोंग पढ़ लें, बट ये लास्ट स्टेज पे होगा, बिल्कुल लास्ट स्टेज। इफ यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम और आप खाली बैठ के रील्स देखें, उससे बेहतर है कि आप कोई किताब पढ़ लीजिएगा जो कि जीसी लियोंग होगी। अगर नहीं है, लेने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। मैं जो भी क्लास में लिखूंगा, जो भी स्लाइड आपको मिलेंगी, उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो मैं इतना बता रहा हूं कि मेंस जब आपका होगा और अगर आपने पूरा का पूरा चारों सेमेस्टर मुझसे पढ़ा होगा तो मैं आपको एक चीज बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं, वो ये 90 to 95% of the question in mains will be from our class। क्लास नोट्स में से 90 से 95% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक है। और जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में मैं मैपिंग के पार्ट में, देखो बात ऐसी आती है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ना लोकेशंस हैं, इतनी सारी लोकेशन क्लास में तो खत्म हो नहीं सकती हैं। बट फिजिकल ज्योग्राफी का जितना भी भाग होगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी फ्रॉम क्लास नोट्स। सबकी सब बातें आपको या तो मैंने क्लास में की होंगी या मैंने लिखवाई होंगी। मतलब इतना मैंने पिछले सालों से जो विजडम डेवलप किया है या जो मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी है उसके अंदर बात यह है कि आपको लगता होगा कि सर सिर्फ एनसीईआरटी, नहीं बच्चा। एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है वो ये है, दो चीजें एनसीईआरटी के साथ डिफिकल्ट होती हैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लिए। एक तो लैंग्वेज जो है वो एनसीईआरटी की थोड़ी डिफिकल्ट है, एंड सेकंड अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अंदर रीड बिटवीन द लाइंस करना है हमने। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब उसने लाइन के बीच में भी बहुत सारी लाइनें छुपी हुई होती हैं, उनको हमने पढ़ना है। यही हमारा पूरा का पूरा एस्पेक्ट स्टार्ट होगा। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वैसे ही मैं आपके साथ वापस जुड़ूंगा और आपको बेहतर तरीके से सारी चीजों के बारे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक एक क्लास के अंदर हर चीज को डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, इनिशियली कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, बट लास्ट दिन जब हम ज्योग्राफी के लास्ट क्लास में थे तब वो बच्चे आज भी मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर मतलब मजा आ गया। तो ये बात आपके साथ भी होगी। आपको बहुत पेशेंस से रहना है। कारण ऐसा है क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैं थोड़ा डिटेल में जाता भी हूँ, राइट। जब भी हम डिटेल में किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे तो हम ये बात ध्यान रखिएगा, हमें थोड़ी सी अंदर थोड़ा सा तो परेशानी होगी ही होगी, है ना। तो आपको
6 टू 10th की एनसीईआरटी वैसे तो मैं अभी आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर जब हम एडवांस लेवल पे जाएँगे ना, तब आप बोलोगे कि सर क्यों बोला पढ़ने के लिए? सब कुछ शुरू से तो पढ़ा ही रहे हो। मतलब 11वीं क्लास की डायरेक्ट ही समझ में आ रही है, तो 6th क्लास की जब मैं खोल के देखता हूँ, कुछ नया नज़र ही नहीं आता, वो तो एकदम बच्चों वाली किताब लगती है। इस स्टेज पे आप आ जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल मेरा नोट्स पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, आपको बार-बार एक ही चीज़ लिखने की चैट में ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप एक बात समझ के चलिएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। बस इसमें आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप रोज डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं और डीएमपी का एक आंसर लिख रहे हैं। दैट्स इट। नथिंग बियॉन्ड देन दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने ज्योग्राफी की डेफिनेशन ही डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ, और जो भी थोड़ा सा वक्त मुझे आपसे रूबरू होने के लिए मिला, मैं आई एम रियली फीलिंग लकी टू हैव यू पीपल बाय माय साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन दिस चैट। एंड remember one thing, that we are here not to become a geographer, we are here not to become a philosopher, we are here to become an officer, and we will always keep this thing in our mind। हमारे जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि मेरा पर्पस सिर्फ एग्जाम निकालना है। मैं दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊं, या मैं इंस्टाग्राम पे ये बातें करूं, या मैं अपना अटेंशन स्पैन रील्स देख के और कम करता चलूं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना लंबा समय इस तैयारी के अंदर रह सकते हैं। आप अपने जहन में एक बात बिल्कुल एकदम इत्मीनान से डाल लीजिएगा कि किसी ने आपसे ये बोला नहीं है कि आप इस तैयारी को करो। आपने खुद ने स्वयं अपने डिस्क्रिप्शन से ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि हाँ, मुझे अब देश की सेवा के लिए, अपने समाज में खुद की इज्जत के लिए, अपने माता पिता की प्राउड के लिए ये करना है। तो आप ये बात हमेशा अपने जहन में रखेंगे कि बिना मेहनत के, बिना कंसिस्टेंसी के, बिना परसिस्टेंस के, बिना परसिवरेंस के, अब और बिना बिना मोटिवेशन के ये तैयारी नहीं होगी। आप बहुत समझदार हैं कि आपने बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर तैयारी में आने का निर्णय लिया। बस आप ये बात समझिएगा, जितना जल्दी आप आए हैं, उतना जल्दी सफलता हासिल करके इस पर्टिकुलर तैयारी से एग्जिट लीजिएगा। ऐसा नहीं, अर्ली टू स्टार्ट एंड अर्ली टू एग्जिट विद सक्सेस, प्लीज। विदाउट सक्सेस कोई मतलब नहीं है अर्ली टू एंट्री का, ठीक है? अर्ली टू स्टार्ट का मतलब तभी है जब आप उसको धीरे धीरे रेमना आराम आराम से उसको आगे लेकर चलें। ये मेरी सारी की सारी बेस्ट विशेस आज के अच्छे दिन पर आप सब लोगों के साथ रहेंगी। हमेशा मैं अपने जब भी क्लास में आऊँगा, आप सब लोगों से अपनी सारी बातें भी शेयर करूँगा, अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊँगा, और आपके साथ थोड़ी बहुत जो हमारी बात होगी, भले ही मैं आपको नहीं देख पाता हूँ, और फिर भी हम एक ऐसा कनेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस पूरी की पूरी तैयारी में एक दूसरे का साथ अंत तक निभा सकें। बस मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अ, आज मैं इस क्लास को अभी आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही एस्पेक्ट रहेगा, आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट टेक दिस क्लास लॉन्ग। मेरा मन था कि मैं 1.5-2 घंटा पढ़ाऊँ आराम से आपको, बस कुछ छोटी-सी परेशानियों की वजह से आज मैं इसको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय पोज़ीशन, क्योंकि आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग विद अ फैमिली, सो दैट्स व्हाई। बट स्टिल आई विल नेवर एवर मतलब मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूंगा जो कि आपको ऐसा एहसास भी होने दे कि मैंने आपकी तैयारी में 1% भी कमी छोड़ी है। मेरी तरफ से आपको हमेशा 200% मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, और आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की उम्मीद करता हूँ। आगे आने वाले समय में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। Go and crack this exam in the very first attempt. Bye bye. My best wishes are with you all. Thank you.